अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। दबे लफ्जों में तनकीद करते हुए कहा, शहबाज शरीफ को पांव पकड़ने की बात खुलेआम नहीं करनी चाहिए थी। शहबाज साहब की अपनी राय है, लेकिन बहुत सारी बातें खुलेआम करने वाली नहीं होती हैं। शहबाज शरीफ ने जज्बात में बात की, मैं उनकी तरफ से हाथ जोड़कर कहता हूं कि गलती हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने समा को ये इंटरव्यू दिया है, जिसमें दबे लफ्जों में तनकीद करते हुए उन्होंने शहबाज शरीफ को पांव पकड़ने की बात के हवाले से कहा कि उन्हें ये बात खुलेआम नहीं करनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ की अपनी राय है, लेकिन बहुत सारी बातें खुलेआम करने वाली नहीं होती। शहबाज शरीफ ने जज्बात में ये बात कही, मैं उनकी तरफ से हाथ जोड़कर कहता हूं गलती हो गई है। मजीद क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। अददी बर्तरी हमारे मुल्क में आज तक कोई हुकूमत लूज नहीं की उसने, ये एक हकीकत है। और जो अक्सरियत के बावजूद हुकूमतें जाती रही हैं। कौन सी गई? मियां साहब की दो जी, वो एस्टेब्लिशमेंट, वो तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है ना। वो पार्लियामेंट के अंदर से तो नहीं हुआ, वो तो बाहर से। ये वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है। मुल्क तो आइन के मुताबिक जी रोल है, हुकूमत चलाने में रोल है। अच्छा। आज एस्टेब्लिशमेंट हाथ हटा दे, ये हुकूमत तो बर्तरी लूज कर चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट खान साहब को है, चला रहे हैं वो इनको, यही आप कह रहे हैं? जी, नजर आती है। अच्छा, मियां साहब को क्यों नहीं होती? जब वो वज़ीर आज़म होते हैं उन्हें क्यों, उनकी क्यों लड़ाई हो जाती है? ये एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक तरीका है। नहीं, मियां साहब किसको पसंद करते हैं, नहीं करते। मियां साहब को नहीं थी, पहले दिन से नहीं थी। धरना हुआ क्यों का जवाब तो एस्टेब्लिशमेंट ही बता सकती है। बड़ी जमातें अपोजिशन में हैं, इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है। जब आप हुकूमत में होते हैं तो वो अपोजिशन के साथ होती है, तो क्या वजह? ये को मियां साहब लड़ते हैं, उनसे मियां साहब की लड़ाई है। देखिए, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, क्यों करती है, उनके अपने मुहर्रकात हैं। जब उनके पास चॉइसेस होती हैं तो वो हुकूमत के खिलाफ भी हो सकते हैं, हुकूमत के साथ भी हो सकते हैं। आज शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइस नहीं है। आज चॉइस नहीं है, आज सौदा है, खरीदने वाला कोई नहीं है। ये मसला पैदा हो गया। अच्छा, आप चॉइस नहीं बन सकते? नहीं, हम चॉइस बनना नहीं चाहते। हम सौदा करके इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। ये फैसला तो है। कहते हैं मैं पांव पकड़ लूंगा मियां साहब के, मना लूंगा उन्हें। शहबाज शरीफ साहब ने मुहावरतन एक इंटरव्यू में जो 20-22 मिनट का था, एक दफा जी, कहा उन्होंने, 2-3 दफा कहा मैं पांव पकड़ लूंगा। ये कह रहा हूँ, एक बात करने का तरीका होता है। अगर आप उसकी वजाहत चाहते हैं कि उन्होंने क्यों कहा, वो उनसे ही ले सकते। अक्सरियत आपकी कह रही है कि चले न्यूट्रल रहे इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शन में अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे तो ठीक है, ये तो आप चाहते हैं। वो हम नहीं चाहते, पूरा मुल्क चाहता है। इसके बगैर आपका मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये बयानिया की बहस क्यों छिड़ गई आपकी जमात में? कौन सी? नहीं होती थी ये बयानिया की बहस क्यों छिड़ गई? भाई, टीवी प्रोग्रामों में भी दाखिल चलना है ना। अगर ये बहस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर मेरी जमात में कोई इख्तलाफ राय है तो मैं उसको हल कर लूंगा, वो मेरा मसला है। अगर राना तनवीर साहब को क्लैरिटी नहीं है, मैं हाजिर हूं, मैं उनकी पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं, मेरे वजीर भी नहीं है, मुझसे पूछ लें। जिसको नहीं पता शहबाज साहब से पूछ लें, मियां नवाज शरीफ साहब से पूछ लें। शहबाज साहब तो क्लियर नहीं है। शहबाज साहब बिल्कुल क्लियर है, मैंने उनको कभी नहीं देखा। वो तो मनाने की बात कर रहे हैं। छोटे भाई हैं और जो इज्जत देते हैं अपने बड़े भाई को, वो शायद अपने वालिद को हम लोग नहीं दे सकते। ये हकीकत है। वो मामला उनके दरमियान रहने दें। शहबाज साहब जज्बात में उन्होंने टीवी पर वो बात कर दी जो शायद हमें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये हर शख्स का अपना बयान करने का तरीका है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इस मुल्क के लीडर, पॉलिटिकल लीडर हर रोज टीवी पर होते हैं। असल में उन्होंने जज्बात में सच बोल दिया शहबाज साहब। बिल्कुल, झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सारा सच बोलना भी लाजमी नहीं होता। सच बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सी बातें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उसको बेहतर समझा, मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता। ये उनकी सोच है, ये उनका फैसला है। मनाने की बात मैं शहबाज साहब की तरफ से हाथ जोड़ता हूं आपको कि उनसे गलती हो गई है, इस बात को छोड़ें।
नईम अशरफ भट्ट ने ये इंटरव्यू किया है, हमारे साथ हैं, वो उनसे बात भी कर लेते हैं। नईम साहब, मोहतात अंदाज, दबे अल्फाज, बहुत कुछ नहीं भी कहा लेकिन बहुत कुछ कह भी गए, बहुत वजनी नुक्ता नज़र दे गए शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बिल्कुल सिद्रा, काफ़ी कुछ कह गए हैं क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमेशा सीधी बात करते हैं, दलेर सियासतदान समझे भी जाते हैं और हैं भी, और इसीलिए उन्होंने ये कहा भी कि झूठ तो बोलना नहीं चाहिए और सच ही बोलना चाहिए, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं कि वो इतनी सीधी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बात थी शहबाज शरीफ की, उनके पार्टी के सदर हैं, जो उन्होंने कहा था कि वो मियाँ साहब यानी नवाज शरीफ के पाँव पकड़ने को तैयार हैं उनको मनाने के लिए। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल इसको ऑन करके कहा कि ऐसी बात खुलेआम करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ सच होते हैं जो इस तरह नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सदर हैं, इसी तरह दूसरे जो सीनियर्स हैं शहबाज शरीफ के उस बयान के बाद उन्हें सबको सफाई देना पड़ रही है, अब तक ये बात चल रही है, तो फिर ज़ाहिर है अब वो तंग आकर वो ऐसी बात करेंगे कि उन्होंने ऐसी बात कर दी शहबाज शरीफ ने कि अब हम सब सफाइयाँ दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने राना तनवीर, जो मैं समझता हूँ कि वो सबसे सीनियर हैं, चौधरी नसार कहते थे कि मैं और राना तनवीर नवाज शरीफ से सबसे पुराने उनके साथ रहे हैं, तो राना तनवीर ने ये कहा था कि ये बयानिया क्लियर होना चाहिए, इबहाम है। उस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मैं सीनियर नायब सदर हूँ पार्टी का, मैं चला रहा हूँ, मैं मेरे वो वजीर भी रहे हैं जब मैं वजीर आजम था, तो उन्हें अगर इबहाम है तो मेरे से पूछ लें, मैं उनका इबहाम दूर कर देता हूँ। ये दूसरी एक सीधी बात है। राना तनवीर जो बहुत सीनियर हैं, जो जिनको बयानिए में इबहाम लगता है, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कोई इबहाम नहीं है, अगर उन्हें कोई मसला है तो मुझसे बात करें, मैं उनका इबहाम दूर कर देता हूँ। तीसरी इसमें सीधा अहम बात है, वो है एस्टेब्लिशमेंट से मियाँ साहब की लड़ाई क्यों होती है, इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम सौदा इस वक्त खरीदने वाला कोई नहीं और हम उसके लिए तैयार नहीं है। और एक बड़ी अहम बात इन्होंने की कि इमरान खान इस वक्त वाहिद चॉइस है एस्टेब्लिशमेंट के पास, इसलिए वो उनके साथ चल रहे हैं और मियाँ साहब की हुकूमत गिराई गई थी, यहाँ पर इमरान खान को बचाया जा रहा है। यानी ये वो कह रहे हैं कि जो उनकी हुकूमतें मुस्लिम लीग नून की गिरी हैं, ये उन्होंने क्लियर भी किया कि वो अददी अक्सरियत या पार्लियामेंट में वो नहीं, उस वजह से नहीं गिरी, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत गिराई और अब जो इमरान खान है वजीर आजम, उनकी हुकूमत। ठीक है, बिल्कुल नईम, खासी आम बातें हैं जो कि साबिक वजीर आजम ने आज की मुस्लिम लीग नून के सदर का क्या कहना था वो भी आपको एक दफ़ा फिर से याद करवाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब का बयान आपने सुना, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ हैं। फिरदौस साहिबा, शहबाज शरीफ की पाँव पकड़ने वाली बात आपको याद होगी, इस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपना रिएक्शन दिया है। वो ये कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन पूरा सच भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि आधा सच कभी कभी पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जी, मैं सुनी है, इस बात की काफी करती है कि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पल के परवान चढ़ने वाली जो जमात है वो हमेशा चूंकि मैच फिक करके सियासत के जो ईवान थे उन तक रसाई हासिल करती रही, और पहली दफा जो एक न्यूट्रल अंपायर का रोल है वो उनके मजाज पे नागवार गुजर है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस वक्त ये सारी चालें, धमकियां, ब्लैकमेलिंग और हाथ पांव मारने का हर जो है वो हड़बा नून लीग का वो नाकाम हो चुका है, और एस्टेब्लिशमेंट को ये नाम लेके ललकार के ये साबित करने में नडाल रहे हैं, नाकाम रहे हैं कि किसी जगह भी वो इनकी चारकारियों में, काले करतूतों में और लूट खसूट और करप्शन और किकबैक्स में कहीं इनको तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि यहाँ इससे पहले होता रहा कि केसेस जो हैं वो वापस लिए जाते रहे, इनको दी गई सजाएं जो है कई साल बाद जो है वो अदालतों में रिव्यू होती रही। वो हदैबिया पेपर मिल जो है उसकी एक मिसाल है आपके सामने। तो ये अब पहली दफा है कि कोई इनकी ब्लैकमेलिंग
اچھا فردوس عاشق امان صاحبہ، ایک تو وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ صرف ہمارا نہیں پورے پاکستان کا مطالبہ ہے، دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم چوائس نہیں بن سکتے، سودا کر کے اقتدار نہیں چاہتے ہم۔ دیکھیے بات یہی ہے نا کہ دلی پھیلے سے باہر آ گئی ہے، جو ان کے دل میں تھا وہ زبان پہ لے آئے ہیں، اور وہ یہ اپنی خدمات آفر کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر تابعداری کر سکتے ہیں اور ہم بہتر جو ہے وہ آپ کی بی ٹیم بن کے کھیل سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں، وہ ان کی نیند جو ہے یہ پاکستان کے مخالفین کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، اور اپوزیشن کے اندر بیٹھے جو ہمارے کچھ نادان دوست ہیں وہ اس وقت عمران خان کو کمزور نہیں کرنا چاہ رہے، وہ انڈائریکٹلی پاکستان کا جو اس وقت موقف ہے بین الاقوامی سطح پہ جو ہم نے ایک سول ملٹری لیڈرشپ میں مل اچھا فردوس صاحبہ، ذرا اپوزیشن کے موقف کی بات کر لیں۔ ایک جانب شہباز شریف پاؤں پکڑنے کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے جذبات میں آ کر بات کی، میں ان کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ غلطی ہو گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاؤں پکڑنے، ہاتھ جوڑنے سے یہ کیا بیانیہ سامنے آ رہا ہے مسلم لیگ نون کا؟ دیکھیں یہ اس میں بڑی کلیئرٹی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ وہ لاہوری بدماش ہیں جو پبلکلی بڑکے مارتے ہیں، لوگوں کے گریبان پکڑتے ہیں، اور جب آپ کمرے میں ہوں بند کمرے میں تو یہ لوگوں کے پاؤں پکڑتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو بڑھ کے مار کے دھمکا کے، لیکن فردوس صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری باتیں کھلے عام کرنے والی نہیں ہوتی، پورا سچ بتانا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ بند کمرے میں ڈیلنگ کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے وہ چوری چھپے ملتے رہے ہیں، ساز باز کرتے رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو گمراہ کرتے رہے ہیں، اور 40 صندوقوں سمیت پاکستان سے باہر جاتے رہے ہیں، اور ڈیل کے ماسٹر ہیں وہ تو وہ جو خفیہ ڈیلیں ہیں ان کو پبلک کرنے کے وہ اسی لیے حامی نہیں ہے کہ پبلک کو تو صرف ہم نے اپنے سیاسی نشے کے لیے ایک چورن کے طور پہ ڈھال بنایا ہوا ہے، ہم اصل جو ڈیلیں ہیں وہ ہماری کاروباری ہوں، سیاسی ہوں، وہ ہم عوام سے خفیہ رکھتے ہیں۔ صحیح فردوس صاحبہ، آپ نے اپنا رد عمل دیا، وقت دیا آپ نے، آپ کا شکریہ۔ نعیم اشرف بٹ اس سٹوری پر آپ ہمیں تفصیل دے رہے تھے، آپ کا بھی شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو وزیراعظم عمران خان کے دورہ گوادر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ ترقیاتی منصوبوں کے فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیراعظم عمران خان یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ وزیراعظم گوادر میں تقریب سے خطاب بھی اب سے کچھ دیر بعد کریں گے شاہ محمود قریشی، اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی ان کے ہمراہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان گوادر پہنچے ہیں جہاں پر ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے فیز 2 ہے جس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ گوادر میں فری زون، ایکسپو سینٹر اور ایگریکلچر انڈسٹریل پارک کے ساتھ ساتھ 3 فیکٹریز کا افتتاح بھی آج ہوگا۔ پانی اور بجلی کے منصوبوں کے معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے، اور وزیر اعظم اس اہم تقریب سے خطاب بھی اب سے کچھ دیر بعد کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ گوادر، اس وقت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان یہاں پر بیٹھے ہیں اور اب وہ خطاب بھی کریں گے۔ ترقیاتی منصوبوں کے فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھنے کی یہ تقریب ہے۔ وزیر اعظم گوادر میں تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت گوادر میں موجود ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ خطاب کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم بھی خطاب کریں گے۔ سر، میں آپ کو چائنا پورٹ ہولڈنگ، گوادر پورٹ اتھارٹی اور سی پیک اتھارٹی کی طرف سے آج کے اس تاریخی موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ I would especially like to welcome and thank their excellencies, our brothers from brotherly countries, for being here today and expressing their interest and commitment in our mutual cooperation with Gwadar. سر، آج کا دن تاریخی ہے کیونکہ گوادر پورٹ پچھلے 1.5 عشرے سے ترقی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے مکمل ہو چکا ہے اور کمپلیٹلی آپریشنل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 60 ایکڑ پر فری زون کا فیز 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور تقریباً 40 انٹرپرائزز اس وقت اپنی کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کر چکی ہیں۔ آج سر، آپ
2200 एकड़ पर फेज 2 का संगे बुनियाद रखकर एक तारीख रकम करने जा रहे हैं सर, क्योंकि इसके साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी और तिजारत का एक नया सिलसिला शुरू होगा और लोगों के नौकरियों के ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं सर। इस पोर्ट को मुकम्मल फ़ाल होने में आपकी ज़ाती दिलचस्पी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर, और आपकी हुकूमत की ख़ास काविशों के साथ कुछ बहुत बड़े काम हुए और दरीना रुकावटें और मसाइल का हल हुआ सर, और उनमें से कुछ का सर मैं नाम लेना चाहता हूँ। 2007 से लेकर 2020 13 साल गवादर पोर्ट फ्री जोन पॉलिसी का इजरा नहीं हो सका, सो ये 2020 में सर ये पास हुई। उसके अलावा सर गवादर पोर्ट की नॉर्थ ऑफ द कंट्री के साथ कनेक्टिविटी में अभी इस हुकूमत के टाइम में तेजी आई सर। गवादर को ट्रेडिंग हब बनाने के लिए ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी हुई सर। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का बाकायदा आगाज हुआ सर। एलपीजी और एलएनजी के लाइसेंसेस का इजरा हुआ सर। और ईरान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर ट्रेड का फ्रेमवर्क ना सिर्फ साइन हुआ बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गई। और सर इस शहर को एक्स्ट्रा पोर्ट के कार्गो की ट्रैफिक से बचाने के लिए ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का तामीर का आगाज हुआ सर। और सर इस वक्त मिनिस्टर मैरीटाइम अफेयर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक सिनर्जी क्रिएट करके इस पोर्ट को ऑपरेशनल और ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए इस वक्त अपनी तवज्जो मरकूज की है सर। गवादर पोर्ट के साथ साथ गवादर शहर में भी तरक्की का ये सफर शुरू है सर। इस शहर की मास्टर प्लान को ऑलरेडी सर अप्रूव कर चुके हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन, चूंकि सर आपका इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा जोर है और ये चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की भी तरजीह में है, सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त जारी है सर। सीपैक के तहत शहर में जो मेन मंसूबे जारी हैं उनमें सर 100 बेडेड हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर, ये पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा। एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, क्योंकि लोगों का सर हमेशा नौकरियों की शिकायत रही, उनको तैयार करके इधर नौकरियां क्रिएट की जा रही हैं सर। और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है सर जो बनने जा रहा है सर। लेकिन सर इसके अलावा सिर्फ गवादर नहीं बल्कि पूरे साउथ बलूचिस्तान में ये एहसास है कि ये इलाका नज़रअंदाजी का निशाना रहा सर। और हमेशा से बलूचिस्तान के अवाम और यहाँ पर बलूचिस्तान की जो लीडरशिप बैठी हुई है और आपके आने से पहले भी जो उनसे इंटरेक्शन हुआ, उनको वही 3-4 मेन मसाइल हैं जिनका वो जिक्र करते रहे, और उसमें कनेक्टिविटी, पानी और बिजली और रोज़गार, यही उनके मसाइल थे सर। ये तमाम लोग आपके साउथ बलूचिस्तान पैकेज को इन मसाइल का हल समझते हैं और सब इनको सराहते हैं सर, और ये यकीन रखते हैं कि जो आपका इम्प्लीमेंटेशन पर जोर है अभी लोगों के ख्वाब और आपके ख्वाब के साथ जुड़ेंगे और इंशाल्लाह तरक्की का एक दौर शुरू होगा सर। हम आपका खास शुक्रिया अदा करते हैं कि आप खुद सीपैक की सरपरस्ती कर रहे हैं और आपकी पूरी टीम सीपैक की एग्जीक्यूशन में पेश है सर। प्लानिंग मिनिस्टर सर यहाँ बैठे हैं, वो मुख्तलिफ कमेटीज़ की सरबराही कर रहे हैं, तो वो बड़े एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से हमारी रहनुमाई भी करते हैं और प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन में ये मदद करके उनको तेज़ करने में हमें आगे भी चलाते हैं। इसी तरह सर फॉरेन मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन में और चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है उसमें हम बहुत हमारी हेल्प करते हैं सर। और ख़ास तौर पे मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ सर, जो बलूचिस्तान के लीडर्स हैं, चेयरमैन सेनेट यहाँ बैठे हैं, मैडम जुबैदा जलाल बैठी हैं, फिर सर मैं और बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हैं, ये हमेशा ना सिर्फ इनपुट देते हैं बल्कि ये सर प्रोजेक्ट्स में जहाँ भी कोई रुकावट हो ये हमारी सर मदद भी करते हैं सर।
سر سی پیک اس وقت ہمارے حاسدوں اور دشمنوں کی سازشوں کے نشانے پر ایک بہت بڑی پروپیگنڈا کیمپین ہے جس کو زائل کرنے کے لیے انفارمیشن منسٹر اپنی ٹیم کے ساتھ اور باقی انفارمیشن اداروں کے ساتھ مل کے ان کو زائل کرنے میں ایک بڑا امپورٹنٹ کردار سر ادا کر رہے ہیں. اور میں سر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں سیکیورٹی فورسز کا، کیونکہ یہ وہ فرائض ہیں جو میں خود بھی ادھر انجام دیتا رہا ہوں کہ ان کی انتھک محنت اور قربانیوں کے بغیر یہ سر کبھی بھی ہم اس لیول پہ نہیں آ سکتے تھے. آج سر کوئی بھی پروجیکٹ بغیر کسی ڈیلے اور ڈسرپشن کے چل رہا ہے، سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی چیز روکی نہیں ہوئی. اینڈ سر آئی ووڈ لائک ٹو میک اے اسپیشل مینشن آف ہز ایکسلنسی آور بردر ایمبیسڈر نان رونگ فار giving extra energy to the execution of CPEC and being always available 24/7. سر سی پیک آپ کی سربراہی میں ایکسپینڈ ہو رہا ہے، کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے، اور جو آپ کا خواب ہے اور آپ کی خواہش ہے اس کے ثمرات ہم عام آدمی تک لے کے جانے کے لیے بھرپور کوشش میں سر مصروف ہوں. تھینک یو سر. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے بریفنگ دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوادر پورٹ ترقی کے مختلف مراحل سے گزر کر فعال ہو چکا ہے. گوادر پورٹ سے کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے. سی پیک کی سرپرستی کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہاں پر اسپتال، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے. 2007 سے 2020 تک گوادر پورٹ فری زون پالیسی کا اجرا نہیں ہو سکا. عاصم سلیم باجوہ نے اس منصوبے کے حوالے سے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ گوادر پورٹ پر بننے والے منصوبوں کا بہت جلد ثمرات عوام تک پہنچ پائیں گے. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کی مفاہمتی یادداشتوں پر آج دستخط ہوں گے. اس تقریب سے اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم بھی خطاب کریں گے. اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج گوادر فری زون کا افتتاح کریں گے. 40,000 افراد کو روزگار میسر آئے گا. وزیر اعظم اس وقت گوادر میں ہی موجود ہیں. اب سے کچھ دیر بعد تقریب سے وہ خطاب کریں گے. اب سے چند لمحات پہلے چیئرمین سی پیک اتھارٹی یہاں پر خطاب کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کا دن تاریخی ہے. 2200 ایکڑ پر فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر گوادر پہنچے ہیں. ترقیاتی منصوبوں کے فیز 2 کا سنگ بنیاد ان کی جانب سے رکھا جائے گا، جس سے بے پناہ روزگار کے مواقع یہاں پر میسر آئیں گے. گوادر میں فری زون ہے، ایکسپو سینٹر اور ایگریکلچر انڈسٹریل پارک کے ساتھ ساتھ 3 فیکٹریز ہیں جس کا افتتاح آج ہوگا. پانی اور بجلی کے منصوبوں کے معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے، اور وزیر اعظم اب سے چند لمحات بعد اس تقریب سے خطاب کریں گے. جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان آج گوادر فری زون کا افتتاح کریں گے. 40,000 افراد کو روزگار میسر آئے گا. اس منصوبے کے حوالے سے چیئرمین سی پیک اتھارٹی بھی بریفنگ دے رہے تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ گوادر پورٹ ترقی کے مختلف مراحل سے گزر کر فعال ہو چکا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے اسی تقریب میں واپس لیے چلتے ہیں. I
that you will continue to support our projects, and we will strive to make this project a demonstration project under the China-Pakistan. तकरीब के मनासिर आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर ख़ारजा और इसके साथ साथ विफाकी वुज़रा भी इस तकरीब में वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। इस तकरीब में वज़ीर आज़म को गवादर में बनने वाले मंसूबों के हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं और वज़ीर आज़म को प्रोजेक्ट पर जो दिखाया जा रहा है, इस मंसूबे के हवाले से उनको ब्रीफ किया जा रहा है। इससे पहले चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने भी गवादर में बनने वाले मंसूबों के हवाले से ब्रीफ किया, वज़ीर आज़म को बताया और वज़ीर आज़म का ख़ास तौर पर सरपरस्ती करने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब में नया केस खुल गया। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जवाब मांगा तो साबिक सदर ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नोटिस को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा भी कर दी, रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। जाली अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का सामना करते जाले कायद आसिफ जरदारी के लिए नया इम्तिहान आ गया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बड़े साहब से जवाब तलबी कर ली। नैब ने अपने नोटिस में आसिफ जरदारी को लिखा कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क में आपका अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट पाकिस्तान में जाहिर नहीं किया गया। बज़ाहिर ये अपार्टमेंट खरीदने के लिए पाकिस्तान से कोई कानूनी रकम नहीं भेजी गई। नैब ने जाले कायद से कहा कि न्यूयॉर्क में जायदाद खरीदारी की मनी ट्रेल पेश करें। आसिफ जरदारी ने नैब नोटिस का जवाब तो ना दिया, अलबत्ता इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज जरूर कर दिया। साथ ही जमानत कबल अज गिरफ्तारी की भी इस्तेदा। मौकफ अपनाया कि मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हूँ, इलाज चल रहा है। नैब की तो मुझे निशाना बनाने की एक तारीख मौजूद है। जमानत मंजूर करके नोटिस को गैर कानूनी करार दिया जाए। कुछ सियासी मामलात का जिक्र, फजलुर रहमान हलवा खाएं, उनका इजी लोड खत्म हो चुका। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब ने अपोजिशन को बचगाना सियासत से बाहर निकलने का मशवरा दे दिया। बोले इमरान खान की डिक्शनरी में ब्लैकमेल का लफ्ज नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सिंध में 250 से जायद मंसूबे रिश्वत ना देने की वजह से रुके हुए हैं। मुल्क के अंदर एहतसाब तो कभी इशू था ही नहीं, छोटा शहजादा है, लेकिन बच्चों को करप्शन होती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिया इतनी करप्शन है, इतनी करप्शन है, छोड़ें जी। करप्शन को पकड़ने गए तो जो है वो 5 साल ही गुजर जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने जो कंस्ट्रक्शन के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में अप्रूव किए हैं। सिंध में सिर्फ 75 हुए और बाकी 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया मांगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये चेयरमैन आबाद ने वज़ीर आज़म की मीटिंग के अंदर इनके चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी के अंदर ये बताया। 250 से ज्यादा ऐसे मंसूबे हैं जो सिर्फ रिश्वत ना देने की वजह से पास नहीं होते। यहाँ पर लॉन्ग मार्चेज होते हैं, जितनी यहाँ पर ब्लैकमेलिंग होती है। ब्लैकमेलिंग का लफ्ज इमरान खान की डिक्शनरी में नहीं है। जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है तो यहाँ पर एब्सोल्युटली नॉट करना कोई मसला नहीं है। ऑपोजिशन खुद एक दूसरे की ऑपोजिशन है। अब मुझे नहीं समझ आती मैं किस पीडीएम की बात करूँ, पीडीएम जलसा जुलूस की बात करूँ या पीडीएम पाँव पकड़ने वाली की बात करूँ। जब पीडीएम शुरू हुई उनके कंटेनर के ऊपर किस किस के बावर्ची मौजूद थे, वो टिश्यू पेपर की तरह यूज करके कंटेनर से उतर गए हैं। अब ना सीढ़ी है, इनके पास एक ही रास्ता है कि पार्लियामेंट के अंदर आकर कानून साजी के ऊपर जो है वो फोकस करें। फजलुर रहमान साहब का मसला होता है इजी लोड, उनका इजी लोड खत्म हुआ हुआ है आजकल। वो हलवा शलवा खाएं, फजलुर रहमान साहब आजकल इंजॉय करें। अब आपको ये बताएं, कराची मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात के पहले ही दिन बुरी तरह फेल हो गया। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस का अमला ना ही इम्तिहानी मरकज में वक्त पर पहुंचा और ना ही वहां पर वक्त पर पर्चा पहुंचा सका और ना ही पर्चा आउट होने से रोक सका। कराची के कई मराकज में पर्चा 1.5 से 2 घंटे लेट शुरू हुआ। एक स्कूल में दूसरे मरकज से पर्चा मंगवाकर फोटोकॉपी करवाकर इम्तिहान लिया गया। इस बारे में मजीद बताएंगी जमजम सईद। जी जमजम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल सच्चल में, जहाँ पर पर्चे नहीं पहुँच पाए। कैमरामैन से मैं कहूँगी कि ये दिखाएं कि ये पर्चा फ़ोटो कॉपी किया हुआ है। ये बोर्ड की जानिब से आया हुआ पर्चा नहीं है, ये फ़ोटो कॉपी किया हुआ पर्चा है। अब इसकी असल कहानी जानते हैं इसी स्कूल की जो मैडम है उनसे बात करके। मैडम बताइएगा ये फ़ोटो कॉपी वाले पर्चे कहाँ से आ गए? ये हमें कहीं से हमने किसी स्कूल और से लिए, तो हमने ये अपने मतलब आपके तहत ये फ़ोटोकॉपी करवा के और बच्चों का पेपर शुरू करवाया। 12 बजे हमने शुरू किया, 1.5 घंटा लेट।
और हमने उनको पूरा टाइम दिया, पूरे 2 घंटे दिए हमने पेपर करने के लिए। बोर्ड की जानिब से आप लोग को पर्चे मिले ही नहीं है? हमें साथ में स्कूलों में मिल गए तो हमने वहाँ से लेकर फिर फोटोकॉपी करवाई। अच्छा जी, 7 स्कूलों में तकरीबन कितने तक के पर्चे ये आपने फोटोकॉपी कराए? तकरीबन 1000-1200 तक के करवाए। 1200 रुपए में ये बाकायदा स्कूल, ये गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल सच्चल है, जहाँ पर पर्चे जो है वो पहुँचे ही नहीं। मैडम ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत बराबर के स्कूलों से पर्चे मंगवा कर उन्हें फ़ोटोकॉपी करवाया। उसके बाद 2 घंटे की ताख़ीर के बाद बच्चों का पर्चा शुरू हुआ और अब जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया जमजम। हलीमा दिल शेख ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वज़ीर आला सिंध का तैयारा इस्तेमाल करने पर सवालात उठा दिए। हलीमा दिल शेख ने सवाल उठाया, लाड़काना के MNA को वज़ीर आला सिंध का तैयारा किस कानून के तहत दिया गया? उन्होंने इस मामले पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कल बिलावल साहब अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, कल जहाज उनका 40,000 फुट पे जाके कोई खराब हुआ था, लेकिन मैं कहता हूँ ये जहाज किसका था? ये चिंची रक्षा है चीफ मिनिस्टर का जहाज। मतलब किसने इख्तियार दिया चीफ मिनिस्टर को खुद अमेरिका चला जाए? यहाँ लोगों के पास एम्बुलेंस उठाने के लिए गदा गाड़ी की एम्बुलेंस है। बिलावल जरदारी MNA फ्रॉम लाड़काना को और 2 MPAs को जहाज किस सूरत में दिया जाता है? उस जहाज में पेट्रोल किसका था? कानूनी तौर पे अगर वज़ीर आला जहाज के अंदर मौजूद है, बेशक वो कंडक्टर की सूरत में है, क्लीनर की सूरत में है, मालशिया की सूरत में है, बिलावल साहब के, ठीक है, वज़ीर आला अगर जहाज में मौजूद है तो वो उस पर जा सकता है। जवाब मांगेंगे, इंशाअल्लाह हम केस करेंगे। अनवर भाई, केस तैयार कीजिए कि ये सिंध के चीफ मिनिस्टर का जहाज, इसको टैक्सी क्यों बना दिया गया? इसमें पेट्रोल कौन देता है? इसमें पैसे कौन देता है? मतलब बादशाहत नहीं है सिंध में। आप बादशाहत समझते हो, बादशाहत नहीं है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी अपने पार्टी चेयरमैन के दिफा पर आ गई। कहा, जहाज में 2 वुज़रा सवार थे, बिलावल ने उनसे लिफ्ट ली थी। उन्होंने सवाल उठाया कि बिलावल अमेरिका क्यों ना जाएं? दुनिया से ताल्लुक नहीं तोड़ सकते, पाकिस्तान को तन्हा नहीं कर सकते। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने शहबाज गिल को जवाब देते हुए कहा, बिलावल का दौरा अमेरिका और मीटिंग्स पहले से तयशुदा हैं। आप पर्ची चेयरमैन CV लेके वाशिंगटन पधार रहे हैं। अच्छा, वाशिंगटन क्यों जा रहे हैं इन दिनों? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका या किसी भी दुनिया के मुल्क क्यों ना जाएं? वो तुमसे पूछ कर जाएंगे। दुनिया के साथ हम अपने ताल्लुक को तोड़ नहीं सकते, हम आइसोलेशन में नहीं जा सकते। और जो आप CV की बात करते हैं कि वो CV लेके किसी मुल्क जा रहे हैं, तो या आप तो अपनी खुद बेइज्जती करते हैं। तो यानी कि जो CV लेके पहुंचता है वो हुकूमत में आता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। बिलावल साहब अगर अमेरिका जा रहे हैं तो उनका प्रोग्राम पुराना है, स्केड्यूल्ड मीटिंग्स है। आप तो इस बात का इतराफ खुद कर रहे हैं कि अमेरिका आपको हुकूमत में लाता है। ये कहने के लिए आप ड्रोन अटैक करना चाहते हैं? इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, हमें नौकरी दें, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। जो कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी से निकाले जाते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्ज़ाम पर, वो लोग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर तनकीद करते हैं। इस तरह के लोग बिलावल भुट्टो साहब के लिए कुछ भी कहेंगे, ये तो आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। कारगिल के महाज पर भारत को नाकों चने चबवाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। जुर्रत और शुजात की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले शहीद को पूरी कौम का सलाम। पाक फौज के इस शेर ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी भुला नहीं सकेगी। जान दे दी लेकिन हथियार न डाले। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत। सवाबी में खुसूसी तकरीब, अस्करी हुक्काम की हाजिरी, शहीद को सलामी दी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए गए, फातिहा ख्वानी की गई। वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो। अल्लाह पाक वतन अजीज को अमन सलामती नसीब फरमा और अफवाज पाकिस्तान की खुसूसी मदद और रहनुमाई फरमा। दुआया तकरीब में लवाहिकीन भी शरीक हुए।
कैप्टन कर्नल शेर खान मार्का कारगिल के दौरान दुश्मन के सामने चट्टान बने रहे। सिर्फ 41 फौजियों के साथ न सिर्फ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि उन्हें पसपाई पर मजबूर कर दिया। 5 जुलाई 1999 को मुश्किल तरीन चोटियों पर वतन का दिफा करते हुए शुजाअत की तारीख रकम की। भारतीय फौज ने जसद खाकी के साथ एक खत भेजा जिसमें कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की दिलेरी का भरपूर एतराफ किया गया था। अजीम कुर्बानी पेश करने पर 13 अगस्त 1999 को उन्हें सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। पाक फौज ने कारगिल जंग के हीरो को खिराजे अकीदत पेश किया है। ISPR ने खुसूसी वीडियो जारी की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट किया, हमें कर्नल कैप्टन शेर खान शहीद पर फख्र है। उन्होंने लाजवाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। मादरे वतन की हिफाजत के लिए कर्नल शेर खान का जज्बा अटल था। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड की सिक्योरिटी एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह ने खबरदार कर दिया, अफगानिस्तान खाना जंगी की लपेट में आ रहा है। एलीट स्पेशल फोर्स का एडवाइजरी ग्रुप अफगानिस्तान में ही रहेगा, जबकि दूसरी जानिब तालिबान कंधार पर कब्जा कर चुके हैं। पेशकदमी जारी है। नौशेरो फिरोज में देरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन ने गाड़ी पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन अदालत से पेशी के बाद घर आ रहे थे कि मुखालिफिन ने कार पर फायरिंग कर दी। 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। एक शख्स को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जांबर ना हो सका। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।